वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पार्ट से नई एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर की दो वीडियोस होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वाली पार्ट 1 है, इसमें चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और जो भी पार्ट 2 वाली वीडियो होगी उसमें बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर के नोट्स या फिर पार्ट 1 और पार्ट 2, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। पार्ट 1 यानी कि चैप्टर को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन एक्चुअल ये है क्या, किस तरह से हमें इसको समझना है, सारी चीजें इस वाले पेज पर समझते हैं। सो यहां पर हमें सबसे पहले वाले पॉइंट में दिया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पोंड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सभी के सभी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। अगर हमें गर्मी लगती है, ठीक है, तो हम छाया में आ जाते हैं। किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ एकदम से हम पीछे कर लेते हैं। इसी तरह से किसी ठंडी चीज को छूते हैं तो भी हम अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर कोई हमारे पास नुकीली चीज होती है वो हमें चुभ जाती है तो इस तरह से हम अपना रिएक्शन देते हैं। यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को रिस्पोंड कराते हैं। अब कौन रिस्पोंड कराता है ये भी चीजें हम चैप्टर में आने वाले पार्ट्स में समझेंगे। इसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली सच दैट आ लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टिमुली। यानी कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अचानक से कोई भी चेंज हो गया और उस पर हमने रिस्पोंड किया अपनी बॉडी को, तो वो स्टिमुलस कहा जाता है उसे। जैसे लाइट आ जाती है तो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हीट यानी कि किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो एकदम से अपना हाथ पीछे हमें खींच लेते हैं। अगर हमें कोई ठंडी लगती है, किसी ठंडी चीज को हम छूते हैं, आइसक्रीम खाते हो ना, तो झंझनाहट सी होती है तो हम इस तरह से पीछे हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत तेज साउंड होती है, कानों पर अपने हाथ रख लेते हैं। स्मेल आती है तो नाक को भी ऐसे बंद कर लेते हैं, या फिर जो हैंकी होता है उसे अपने नोज पर, नोज को कवर कर लेते हैं, कहने का मतलब। तो इस तरह से जो स्टिमुलस यानी कि एनवायरनमेंट में अचानक से हुए जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पोंड करती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो, सभी के सभी रिस्पोंड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर रेस्पोंडेड टू स्टिमुलस बट इन अ डिफरेंट मैनर। प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से करते हैं। अब ये किस तरह से रिस्पोंड करते हैं एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस से, तो सबसे पहले तो एनिमल्स का समझेंगे, प्लांट्स का बाद में समझेंगे। यहां पर हमें दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जो भी एनिमल्स हैं, या एनिमल्स में आप और मैं भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करना है वो किस तरह से किया जाता है, दो तरीकों से किया जाता है। नर्वस सिस्टम से किया जाता है और हॉर्मोन्स से किया जाता है। जो भी हमारे ये कॉन्सेप्ट हैं इनको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए ओसवाल गुरुकुल का ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक में हर एक तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, एमसीक्यू वाले दिए गए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, या फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं वो भी आपको इसमें दिए गए हैं। इसके साथ ही जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर एग्जाम में अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करो और जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ये दोनों सब्जेक्ट मैथ और साइंस के लिए अवेलेबल हैं। परचेज अगर करना है तो डायरेक्ट अमेजोन पे जा सकते हो, सर्च कर लो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स बाय ओसवाल गुरुकुल, या फिर परचेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। अब आएंगे हम अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में दो तरह से होता है, नर्वस सिस्टम से और हॉर्मोन्स से। अभी हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझते हैं, हॉर्मोन्स के बारे में हम चैप्टर में आगे
पढ़ लेंगे। सो नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें दिया है इट इज द ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन एनिमल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जो भी नर्वस सिस्टम है ये हमारा ऑर्गन्स का एक सिस्टम होता है एनिमल्स की बॉडी में, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग एक्टिविटीज को। लाइक मैं अगर कुछ लिख रहा हूं, इस लिखने की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम करता है। बिल्कुल इसी तरह से आगे इसमें दिया है इट कंप्राइज अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है ये बना किस किस चीज से है, इसमें गाइज एक ब्रेन है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड है और इसके साथ साथ बहुत बड़ा सा नेटवर्क है हमारे पास नर्व्स का। ये तीन चीजों से मिलके बनता है। ये पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं ये पूरी बॉडी में हमारी फैली होती हैं। ब्रेन कहां पर होता है ये आपको पता ही होगा, और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बैकबोन में होता है। जो भी नर्वस सिस्टम है ये किस चीज से बना है, तीन चीजें हैं इसमें, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स का। अब अगर हम बात करें कि नर्व्स क्या होती हैं, तो यहां पर हमें नर्वस टिश्यू के बारे में दिया गया है। नर्वस टिश्यू क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जो भी नर्वस टिश्यू है ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, और जो भी हमारी ये नर्व सेल्स हैं इनको हम न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स है। जो न्यूरॉन्स है इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स वर्क कैसे करती हैं, फंक्शनिंग कैसे करती हैं, जब हम चैप्टर में आगे ये पढ़ेंगे तो इसका जो डायग्राम है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो भी हमारा नर्वस टिश्यू है ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है बहुत सारे नर्व सेल्स का, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स का। इसमें सबसे स्पेशलाइज्ड होता है ये किस चीज में, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है बॉडी में, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने में न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से कंडक्ट करते हैं, किस तरह से कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की हेल्प से इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर किया जाता है, पहुंचाया जाता है। जो न्यूरॉन्स हैं ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या फिर कह सकते हैं नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन मिलती कहां से है, इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है, यहां पर हमें दिया है इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने का काम होता है गाइज रिसेप्टर्स का। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये समझने के लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। बात करेंगे रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर्स में यहां पर हमें दिया है दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। जो भी रिसेप्टर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं नर्व सेल्स की, जो डिटेक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से, यानी कि जो भी चारों तरफ हमारे हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम होता है रिसेप्टर्स का। और ये टिप्स होती हैं स्पेशलाइज्ड टिप्स नर्व सेल्स की, और ये लोकेट कहां पर होती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में। टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ईयर, आईज, स्किन, नोज और टंग। जो भी हमारे ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो यहां पर सबसे पहले ईयर की बात करेंगे। ईयर में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हियरिंग यानी कि सुनने वाला जो सेंस है वो हमें मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से आईज हैं, आईज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम सिंग यानी कि देखने की क्षमता हमें मिलती है। जैसे यहां पर मेरे पास पेन है, मैं इस पेन को देखता हूं, ये पेन ब्लैक कलर का है, इसकी शेप कैसी है, ये इंफॉर्मेशन मेरे जो यहां पर फोटो रिसेप्टर्स हैं मेरी आईज में, वहां पर वो इकट्ठा करते हैं इंफॉर्मेशन को। उसके बाद वो नर्व सेल्स के थ्रू माइंड तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। इस तरह से ये वर्क करता है सिस्टम हमारी बॉडी का। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमारा स्किन है, इसमें थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हॉट, कोल्ड या फिर किसी भी चीज का टच फील होता है। टच पॉइंटी है या सॉफ्ट है, सभी चीजें हमें इन थर्मो रिसेप्टर्स से ही पॉसिबल हो पाती हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर नोज, जिसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। स्मेल अच्छी है, बेकार है, सारी चीजें हमें इन्हीं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी टंग है जिसमें गोस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने टेस्टी जो खाना होता है उसको फील कर पाते हैं। टेस्ट को फील किस वजह से कर पाते हैं? गोस्टेटरी रिसेप्टर्स। टेस्टी टेस्टी खाना हमने खाया है तो वो इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से हम फील कर पाते हैं। जो भी रिसेप्टर्स हैं वो हमने यहां पर इस वाले पेज पर बिल्कुल डिटेल में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। अभी रिसेप्टर्स वाला कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी न्यूरॉन्स वाला कॉन्सेप्ट हमारा बचा है, उसको डिटेल में समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब बात करेंगे न्यूरॉन हमारी क्या होती है और ये किस तरह से फंक्शनिंग करती है। यहां पर इसका डायग्राम भी है, डायग्राम पर आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूरॉन में हमें दिया है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। यहां पर पार्ट्स दिए गए हैं न्यूरॉन के, इनको समझने से पहले आ जाते हैं इसके डायग्राम पर। डायग्राम बुक में दिया गया है, बिल्कुल इजी वही डायग्राम हमने यहां पर बनाया है। नीचे की तरफ एंडिंग से शुरू करते हैं। नीचे की तरफ जो यहां पर है नर्व एंडिंग, जो भी हमारी ये न्यूरॉन है इसका एंड पॉइंट ये वाला है। बीच में आपको जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिख रहा है ये एक्सोन है। उसके बाद यहां पर आपको ये दिख रहा है ये है सेल बॉडी, और इसके सेंटर में डार्क है न्यूक्लियस, और इसकी जो ये शाखाएं हैं टहनियों की तरह हैं, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। अब ये फंक्शनिंग किस तरह से करती है, डायग्राम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बुक में भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। मेन बात है ये फंक्शनिंग यानी कि काम किस तरह से करती है। जो रिसेप्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं, पीछे वाले पेज पर मैंने बताया था। अब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है ना वो सबसे पहले कहां पर आती है? डेंड्राइट पर आती है। डेंड्राइट एक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन को। जो भी रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको ये एक्वायर कर लेते हैं। उससे एक्वायर की गई इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है डेंड्राइट उसको एक्वायर करते हैं, यानी कि जो भी न्यूरॉन है डेंड्राइट के थ्रू इस न्यूरॉन में वो इंफॉर्मेशन एंटर करती है। आगे बात आती है सेल बॉडी की। जो ये पूरा सर्कुलर आपको दिख रहा है ये है सेल बॉडी। ये है एक्वायर इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है सेल बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सोन। ये बड़ा सा पार्ट जो है ट्यूब की तरह, ये किस तरह से वर्क करता है? इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर इन सेल बॉडी। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। है जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर सेल बॉडी में है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की हेल्प से उस इंफॉर्मेशन को एक्सोन के थ्रू इसके आगे यहां पर नेक्स्ट जो डेंड्राइट होंगे दूसरी वाली न्यूरॉन के, ठीक है, जैसे यहां पर डेंड्राइट हैं इसी तरह से नेक्स्ट वाली के जो डेंड्राइट होंगे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में नर्व एंडिंग जो है ये उसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। कई सारी न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस टिश्यू बनाती हैं। बहुत ज्यादा ये न्यूरॉन्स होती हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस न्यूरॉन में किस तरह से ट्रांसफर होती है ये हमने यहां पर समझ लिया है। अब यहां पर बात करेंगे साइनेप्स की। साइनेप्स क्या होता है ये समझना आपके लिए जरूरी है। इसमें दिया है इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। जैसे यहां पर ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, नर्व एंडिंग, और यहां पर ये दूसरी वाली न्यूरॉन का डेंड्राइट है। एंडिंग और दूसरी वाली न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है इसके बीच में जो ये गैप होता है उसे साइनेप्स कहा जाता है। यहां पर क्या होता है? हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। नर्व एंडिंग से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद जो बीच वाला पार्ट यहां पर साइनेप्स है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है ना, ये साइनेप्स है, इसमें इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आती है और जाती कैसे है?
जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नल्स में, उसके बाद डेंड्राइट में पहुंचती है, उसके बाद डेंड्राइट से सेल बॉडी में आती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में वो कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, उसके बाद तीसरी न्यूरॉन, उसके बाद चौथी न्यूरॉन, इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। आपको ध्यान ये रखना है कि साइनेप्स जो है ये गैप होता है दो नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच का। नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसे साइनेप्स बोलते हैं। यहां पर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं आगे ट्रांसमिशन के लिए। जो भी न्यूरॉन है उसको हमने यहां पर डिटेल में समझ लिया है। न्यूरॉन का डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूरॉन से रिलेटेड हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब न्यूरॉन समझने के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन समझने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। न्यूरॉन को डिटेल में हमने पीछे वाले पेज पर डायग्राम की हेल्प से समझ लिया, तो अब बारी आ जाती है रिफ्लेक्स एक्शन को समझने की। इसको भी डायग्राम की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर हमें दिया है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किस तरह से होता है। यहां पर हमें दिया है इट इज क्विक एक्शन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि एनवायरमेंट में जो अचानक से चेंज हुआ है। अगर एनवायरनमेंट में अचानक से कोई चेंज होता है तो हमारी बॉडी एक क्विक एक्शन करती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा माइंड कंट्रोल नहीं करता है, इसको कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। ये बात ध्यान रखना। यहां पर आगे दिया है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन होता किस तरह से है, इसमें दिया है रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। ये द पाथवे थ्रू विच द नर्व इंपल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो भी रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, जो भी इंपल्सेस पास होती हैं नर्व से हमारी, उस पाथवे को, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। इंपल्सेस जिस रास्ते से गुजरती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, रास्ता मैंने कहा है उसको हम पाथवे कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं। यानी कि जिस भी पाथ से इंपल्सेस क्रॉस होती हैं, वहां से गुजरती हैं, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब ये आर्क किस तरह से है ये समझने के लिए हमारे पास डायग्राम है। यहां पर एक पतीला रखा हुआ है, ठीक है, एक यहां पर पैन है जो गर्म है, जिसके अंदर गर्म पानी है। गलती से हम उसको हाथ से अपना टच कर देते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, जैसे ही टच करते हैं ऐसे उछल पड़ते हैं कि हाथ जो हमारा जल गया, जो बर्न है वो हो गया हमारा, हम करते हैं ना इसी तरह से। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो जो भी हमारा ये पतीला रखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने क्या किया, इसको टच किया। जो हमारी हाथ की स्किन है उसमें थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, स्किन से हमने उसको टच किया, थर्मोरिसेप्टर्स ने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि ये वाला पेन कैसा है, बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स ने कलेक्ट की, वो डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी, एक्सोन, समझ गए ना, जो पीछे वाले पेज पर मैंने बताया था, एक्सोन के थ्रू एक नर्व से दूसरी नर्व में वो न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफर की गई। इसी तरह से न्यूरॉन का एक पूरा जाल बना हुआ है हमारी बॉडी में। तो वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक इसी तरह से बढ़ते बढ़ते, मतलब ट्रांसफर होते होते, कई सारे हाथ से होते हुए हमारे कहां पर पहुंच गई, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गई। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड ने कहा भाई कि जो हमारी मसल है वो सिकुड़ जाए। मसल जो मसल हमारी जो होती हैं उनको स्ट्रेच होने से और उनके सिकुड़ने से, रिलैक्स होने से और कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंची कि टेम्परेचर पतीले का बहुत हाई है, पैन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और एक रिस्पॉन्स यहां पर जनरेट किया। रिस्पॉन्स को उसने भेज दिया इस मसल्स के पास। मसल्स को उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर स्ट्रेच होगी तो उससे हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। जैसे यहां पर मेरी उंगलियों की मूवमेंट क्यों हो पा रही है, क्योंकि जो मेरी फिंगर्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो पाती है। स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स यहां पर किया कि जो यहां पर मसल्स हैं वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से हमारा हाथ
उस पतीले से दूर हो जाता है। ये बहुत जल्दी होता है। जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना, ये कितना फास्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, फटाक से मैंने हटा लिया, इतनी जल्दी ये रिस्पॉन्स होता है। एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करनी पड़ती हैं। तो आई होप जो रिफ्लेक्स आर्क यहां पर है ये आप समझ गए होंगे किस तरह से होती है। अगर नहीं समझे हैं ना, तो इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके और बड़ा करके आपको नेक्स्ट वाले पेज पर मैं एक्सप्लेन दोबारा से करूंगा। अभी आगे यहां पर आ जाते हैं। रिस्पॉन्सेज आर थ्री टाइप्स। जो रिस्पॉन्सेज हैं वो तीन तरह के होते हैं। यहां पर है वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन, जो यहां पर मैंने आपको बताया है। जो वॉल्यूंटरी हैं उसके बारे में दिया है कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। ब्रेन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। आगे ब्रेन जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। जो वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं वो फोर ब्रेन से कंट्रोल किए जाते हैं। जो वॉलंटरी एक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, जैसे मैं इस पेन से कुछ भी लिखता हूं तो वो फोरब्रेन से कंट्रोल होता है। इसमें टॉकिंग यानी कि बात करना होता है, राइटिंग, रीडिंग, इस तरह के एक्शंस होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर पाते हैं। जो इनवॉलंटरी हैं उसमें दिया है कंट्रोल बाय मिड और हिंड ब्रेन है। इनवॉलंटरी एक्शंस मिड और हिंड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। इसमें जैसे हमारी हार्ट बीट वो अपने आप चलती रहती है, उसको हमें चलाने की जरूरत नहीं होती है। रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, वो भी अपने आप प्रोसेस होने वाला है। जैसे हमारी ये पलकें हैं ये अपने आप इस तरह से होती रहती हैं, तो ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन होगा। आगे यहां पर दिया है रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं उनको हमारे ब्रेन के पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन, गरम पतीले को छू लोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें होता क्या है। एग्जाम्पल में यहां पर है रिमूविंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। किसी हॉट या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट से हम फटाक से अपना हाथ हटाते हैं तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मजाक में मैंने कहा है, गलती से भी गर्म पतीले को मत छू लेना। एग्जाम के आसपास अगर आपने ये कर लिया तो लिखने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको आता सब कुछ होगा, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इस वाले पेज पर हमने क्या समझ लिया है कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से होता है। रिफ्लेक्स आर्क को हमने समझ लिया। जो भी ये डायग्राम है इसको एक बार बड़ा सा करके दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ भी आपके लिए कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम में रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आता है। तो उस रिफ्लेक्स आर्क को ड्रॉ करने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। रिफ्लेक्स आर्क में इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रैवल करती है और रिस्पॉन्स कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करती है। यहां पर आपको सिंपली बताया गया था, ये हॉट पेन है, इसको टच करते हैं तो थर्मोरिसेप्टर्स से हमारे जो रिसेप्टर होते हैं स्किन में, थर्मोरिसेप्टर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे न्यूरॉन हैं उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि ये हॉट पेन है, यहां से हाथ को हटाना होगा, अगर नहीं हटाएंगे तो हमारी बॉडी को हार्म होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और जो भी अफेक्टर मसल है यहां पर, हाथ की मसल्स हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि आप कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्शन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ताकि जो हाथ है वो उस पेन से दूर हो जाए। मसल्स के सिकुड़ने से या फिर फैलने से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाती है। इस तरह से वर्क करती है, इस तरह से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है हमारी बॉडी में। यहां पर एक डायग्राम और बना के मैं दिखा देता हूं। एग्जाम में आपको उस तरह से बनाना है जैसे स्टिमुलस, अचानक से हमारे किसी भी हॉट या फिर कोल्ड, अचानक से कोई भी हमारा चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, जैसे अचानक से इसने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसे स्टिमुलस हम कहेंगे। स्टिमुलस हुआ, जो हमारी स्किन है उसमें रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। स्किन ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको न्यूरॉन्स की हेल्प से कहां पहुंचा दिया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दिया। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स जनरेट किया। रिस्पॉन्स में क्या करेगी, जो भी मसल्स है जो इस हाथ को हटा सकती है वहां से, उस मसल्स को ये मैसेज सेंड कर देगी मसल्स को।
ठीक है, उस मसल्स को इसने मैसेज सेंड कर दिया कि आप या तो रिलैक्स हो जाइए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए, जो भी ज़रूरी होता है ये उसको मैसेज भेजती है। तो मसल्स क्या करती हैं, वो सिकुड़ जाती है या फिर फैल जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और हाथ वहां से हटा लेती है। ये होती है रिफ्लेक्स आर्क। आप एग्जाम में इस तरह से बना के आ सकते हो। जो भी ये रिफ्लेक्स हुआ है, अब ये जरूरी इतना क्यों है रिफ्लेक्स होना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, ये समझना है। तो उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। सो इस वाले पेज पर हमें दिया है नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। हमारी बॉडी को रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्यों होती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एक्सेट्रा। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या किसी नुकीली चीज को जब टच करते हैं तो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अचानक से हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो जो भी इस तरह की सिचुएशन होती है, अचानक से हमारी बॉडी को हार्म करने वाली जो चीजें होती हैं, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है। क्यों होती है? वी नीड टू एक्ट क्विकली। हमें जल्दी से एक्ट करना होता है ताकि हमारी बॉडी को हार्म ना हो पाए। अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड। अगर हम जल्दी से एक्शन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी हार्म हो जाएगी। हेयर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन में जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड जल्दी कर देती है। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगता है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन जाएगी, उसके बाद ब्रेन में जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचती है, तो वो ही यहां पर इस तरह की सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर देती है। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन की हमें जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा हार्म ना हो पाए। इसके बाद चैप्टर में हमें दिया है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इस वाले पेज पर समझते हैं। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट होगा इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा एक तरफ ब्रेन आता है, दूसरी तरफ हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में। जो भी हमारा ये नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे कार्नियल और स्पाइनल नर्व्स में डिवाइड किया जाता है। अब इनको हमें समझना भी है। जो भी ये नर्वस सिस्टम है कंप्लीट हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेक्स्ट वाले पेज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे अपने खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उसकी। तो यहां पर दिया है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन के बारे में दिया है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, इट हैज थ्री मेजर पार्ट्स। जो भी ह्यूमन ब्रेन होता है यही सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, यानी कि पूरी बॉडी को मेनली यही कोऑर्डिनेट करता है। ये इसके थ्री बड़े बड़े मेजर पार्ट्स हैं। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इस वाले पेज पर हम समझ लेंगे कि फोर ब्रेन क्या होता है, इसमें किस तरह से ये फंक्शन करता है। पहले डायग्राम को समझ लेते हैं फोर ब्रेन को समझने से भी पहले। अब देखो यहाँ पर ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा फोर ब्रेन आया है। तो फोर ब्रेन क्या होता है, देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हमारा फोर ब्रेन है। जो भी ये वाला पार्ट है ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है और ये मेनली किससे बना होता है, सेरिब्रम से बना होता है। ये वाला जो है ये होते हैं गाइज सेरिब्रम, मैंने एरो लगा दिया है, आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये होते हैं सेरिब्रम। इसमें इसके बाद मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन के लिए एरो मैंने लगाया, ये यहाँ पर होता है गाइज मिड ब्रेन। इसके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, यहाँ पर ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब हम हॉर्मोन्स की बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी बस ये समझो जो ब्रेन है उसमें यहाँ पर पिट्यूटरी
ग्लैंड होता है। हमने फोर ब्रेन को देख लिया, मिड ब्रेन को देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लिया। अब बात करेंगे हिंड ब्रेन की। जो हिंड ब्रेन है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है फर्दर, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलियम। ये है सेरिब्रम, ये है सेरिबेलियम। अब पोन्स कौन सा होता है? ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये राउंड राउंड पार्ट है, ये पोन्स है। इसके नीचे होता है गाइस मेड्यूला, और इसी के पास यहां पर ये येलो वाला जो पार्ट है ना, इसे कहते हैं सेरिबेलियम। जो भी हमारा ब्रेन था उसके नेमिंग हमने यहां पर कर दी है। अब बात करेंगे फोर ब्रेन की, समझते हैं फोर ब्रेन क्या होता है। सो फोर ब्रेन में दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेरिब्रम, इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये सेरिब्रम से बना होता है। ये आपको दिख रहे हैं, ये सेरिब्रम है। तो हमारा फोर ब्रेन सेरिब्रम इसमें मेनली होता है, और जो सेरिब्रम है ये सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है। किस चीज में स्पेशलाइज्ड है पता चल जाएगा आपको। अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है, पहला पॉइंट है ये किस तरह से काम करता है, फोर ब्रेन इसके क्या क्या काम है ये पता चलेगा। तो पहले वाले पॉइंट में दिया है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। जो भी फोर ब्रेन है जो सेरिब्रम से बना हुआ है, इसका काम होता है सोचने का। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस। जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, देखना, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट में है स्टोर इंफॉर्मेशन। जो भी आप लर्निंग करते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी आप गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर करने का काम भी यहीं पर फोर ब्रेन में ही होता है। इसके आगे है रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहां से सेंसरी इंपल्सेस यहां पर ही आती हैं। जो भी सेंस करते हैं हम अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स से, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंचती है। किसके पास? फोर ब्रेन के पास है। आगे है सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, यानी कि हंगर वाला पार्ट भी इसी में होता है। भूख लगती है हमें तो वो भी इसी पार्ट से हमें पता चलता है। जो भी हमारा फोर ब्रेन है उसके फंक्शंस हमने समझ लिया है, ये किस किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, इन्हीं पॉइंट्स में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके आगे हमें पढ़ना है जो ये वाला पार्ट है सेरिब्रम, ये क्या होता है। इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का टॉप वाला पार्ट होता है। इट परफॉर्म रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इमोशंस एंड मैनी अदर फंक्शंस। जो सेरिब्रम है ये क्या क्या परफॉर्म करता है? रीजनिंग परफॉर्म करता है, कई तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, किस तरह से हमें क्या बातें करनी है, इमोशंस जो आपके होते हैं, कभी खुशी वाला इमोशन, कभी सैड वाला इमोशन, कभी रोने वाला इमोशन, तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं ये सेरिब्रम ही परफॉर्म करता है। एंड मैनी अदर फंक्शंस, इसके अलावा कई सारे फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता है। जो भी हमारा फोर ब्रेन है, ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या होता है, और उसमें सेरिब्रम जो है वो क्या करता है, सारी चीजें हमने इस वाले पेज पर समझ ली। अब बारी आएगी मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता कहां पर है? ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये मिड ब्रेन है। तो इसके बारे में दिया है द मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। जो भी मिड ब्रेन है ना, ये फोर ब्रेन और नीचे की तरफ जो हिंड ब्रेन होता है उसको ये कनेक्ट करता है। यानी ये कह सकते हैं कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। बीच में होता है तो इसका नाम इसीलिए मिड ब्रेन भी लिखा गया है। यहां पर है इट एक्ट्स एज ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, यानी कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये ट्रांसमिट करता है। इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजता है, फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन। मेनली क्या है, ये दोनों ब्रेन्स के पार्ट है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिड ब्रेन
कनेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को इधर से उधर भेजता रहता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक, जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कौन कौन से, जैसे यहां पर दिया है चेंज इन प्यूपिल साइज, हमारी आई का जो प्यूपिल होता है ज्यादा लाइट होने पर उसका साइज छोटा हो जाता है और कम लाइट होने पर उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो अपने आप से नहीं होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को चेंज करता है। बिल्कुल इसी तरह से चेंज इन शेप ऑफ आई लेंस है, अगर मैं यहां से किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो मेरा आई का जो लेंस है वो थिन होता है, किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो मेरा आई का लेंस जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। आई लेंस पतला और मोटा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं दूर या पास वाले ऑब्जेक्ट को, तो वो थिन और थिक यानी कि पतला और मोटा, उसकी मोटाई थिकनेस में चेंज होता रहता है। और ये करता कौन है, ये करता है मिड ब्रेन, यानी कि आई लेंस की थिकनेस को मैनेज करने का काम मिड ब्रेन का होता है। इसके बाद दिया है यहां पर कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, जो हमारा धड़ होता है, ट्रंक होता है, हेड होता है, नेक होता है, इनके रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी यही मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन क्या होता है, ये किस तरह से फंक्शंस होते हैं, इसके सारी चीजें हमने इस वाले पेज पर समझी। अब बारी आएगी हिंड ब्रेन की, इसको समझने के लिए हमें मूव करना होगा गाइज नेक्स्ट पेज पर। ब्रेन का थर्ड वाला पार्ट होता है हिंड ब्रेन, इसके बारे में हमें दिया है इट हैज 3 पार्ट्स। जो हिंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था, पोन्स, मेड्यूला एंड ये वाला पार्ट है सेरिबेलियम। आपको ध्यान रखना है, ऊपर सेरिब्रम है, यहां पर सेरिबेलियम है। जो भी ये पार्ट्स हैं इनका काम क्या क्या होता है समझते हैं। शुरू करेंगे सेरिबेलियम से। इसमें है कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शन से, एग्जाम्पल के लिए है पिकिंग पेन। जो भी हमारा पोस्चर है, बॉडी का बैलेंस है, हम सीधे खड़े होते हैं तो वो सेरिबेलियम की वजह से है। ये पोस्चर को, बैलेंस को बनाए रखता है। इसके अलावा जो वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, किसी चीज को हमें पिक करना है, लाइक ये पेन है, इसको मैं उठाता हूं किसी टेबल से, तो ये काम भी सेरिबेलियम का होता है, इसको भी सेरिबेलियम ही कंट्रोल करता है। आगे यहां पर बात की गई है मेड्यूला की। मेड्यूला में दिया है कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। किस तरह के इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वोमिटिंग, सैलिवेशन, इन सब इस तरह के जो हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं इनको फंक्शन करता है, इनको मैनेज करता है मेड्यूला। इसके बाद पोन्स की बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका काम क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। जो पोन्स है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशंस को। ये रेस्पिरेशन को, ये भी हमारा एक इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होता है। सांस हम लेते हैं जो, इसके किसी वजह से ले पाते हैं, पोन्स की वजह से। पोन्स हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। हमने ह्यूमन ब्रेन के जो भी 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीनों को डायग्राम में समझा, उसके बाद स्पेसिफिकली तीनों को अलग अलग पेजेस पर हमने समझ लिया। तो ब्रेन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी ब्रेन के कुछ पॉइंट्स हैं और अभी हमें स्पाइनल कॉर्ड को भी समझना है। तो ब्रेन के कुछ पॉइंट्स और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ब्रेन में ही आगे जाकर हमारा एक क्वेश्चन बनता है, हाउ आर ब्रेन टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड। जो भी हमारा ब्रेन है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसके पार्ट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। ये किस तरह से प्रोटेक्ट रहता है उसके बारे में हमें सवाल पूछा गया है। तो इसमें दिया है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड इट इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, जिसे हम स्कल भी कहते हैं। जो भी हमारा ये खोपड़ी है इसके अंदर हमारा ब्रेन है, ऊपर की तरफ ये क्या है, ये है स्कल, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ एक लेयर है इस पे जो कि बहुत हार्ड है, वो है हमारी ये स्कल, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम कह सकते हैं, स्कल कह सकते हैं। उसके अंदर पैक होता है हमारा ये ब्रेन, और इस ब्रेन में क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर हमारे हेड को, जो भी हमारी ये खोपड़ी है, इसको कोई शॉक लगता है एक तरह से,
टकराता है ये कहीं पर, तो अंदर फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन टिश्यूज को एज अ शॉक एब्जॉर्बर यूज होता है, वर्क करता है, वो ब्रेन को झटके नहीं लगने देता, शॉक नहीं लगने देता। तो हमारे ब्रेन टिश्यूज किस तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। उसका कारण है हमारी ये स्कल और जो भी फ्लूइड हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन को हमने डिटेल में समझ लिया है, पूरे कॉन्सेप्ट ब्रेन से रिलेटेड हमने कवर कर लिए हैं। तो अब बारी आ जाती है यहां पर जो स्पाइनल कॉर्ड दिया गया है उसकी। क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड? तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में दिया है, इट इज एनक्लोज्ड इन वर्टिबल कॉलम। जो भी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बैकबोन में जो वर्टिबल कॉलम्स होते हैं उसके अंदर एनक्लोज होता है, उसके बीचों बीच होता है। ठीक है, यहां पर है व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअल में अगर हम डेफिनेशन पर जाएं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, डेफिनेशन यहां पर है, इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज अ लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम मेड्यूला टू रनिंग थ्रो बैकबोन कंसिस्टिंग अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। जो भी स्पाइनल कॉर्ड है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ये एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है मेड्यूला से। देखो ये मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला से कहां तक जाता है, हमारी बैकबोन के साथ साथ जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीचों बीच होता है ये। इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हो गई है। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो काम क्या करता है, तो यहां पर दिया है ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। जो भी मैसेज होता है हमारी बॉडी का, कोई भी मैसेज है वो पहले कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन का कोई मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी तक उस मैसेज को पहुंचाती है। यानी कि इंफॉर्मेशन का ये एज अ ब्रिज वर्क करता है बॉडी टू ब्रेन के बीच में। आगे यहां पर है इट ऑल्सो कैरी आउट सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शन। और मैंने आपको बताया है स्टिमुलस में यानी कि अचानक से हुए कोई भी चेंज में रिफ्लेक्स एक्शन कौन परफॉर्म करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, दोनों को हमने डिटेल में समझ लिया। अब यहां पर एक सिंपल सा आपको नेक्स्ट पेज पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम से आपको बताऊंगा किस तरह से एक्शन परफॉर्म होता है, कंट्रोल होता है एटमॉस्फेयर में हुए किसी भी चेंज के लिए। जो नर्वस टिश्यू है वो किस तरह से एक्शन करता है ये समझो। यहां पर दिया है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। इसको एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी हमारे एटमॉस्फेयर में अचानक से चेंज होगा। ठीक है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम छू लेते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस, अचानक से हुए चेंज को स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस को सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, वो उसको रिसेप्टर्स की हेल्प से, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो भी स्टिमुलस हुआ है उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सेंस ऑर्गन जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सेंसरी नर्व्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन को, सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होती है, वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी होती है, और डिसीजन मेकिंग भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ये हो जाता है। जो भी यहां पर डिसीजन बना है उस डिसीजन को पहुंचाना कहां तक है, हमारी मसल्स तक पहुंचाना है, क्योंकि बॉडी में कोई भी मूवमेंट अगर करानी है तो वो मसल्स का काम होता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी डिसीजन हुआ है वो मोटर नर्व्स की हेल्प से उस इंफॉर्मेशन को, मोटर नर्व्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन को मसल्स तक पहुंचा देते हैं। मसल्स में क्या होता है, जो भी रीअरेंजमेंट होता है मसल से प्रोटीन का, जो भी मसल्स है हमारी वो मूव क्यों कर पाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन उनमें क्यों होता है, क्योंकि मसल्स प्रोटीन में रीअरेंजमेंट होता है, वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। तो मसल्स जो हैं उसमें प्रोटीन का, मसल्स प्रोटीन की रीअरेंजमेंट होगी जिससे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाती हैं। तो मसल्स रिस्पॉन्स करती हैं और हमारी मसल्स जो हैं वो शॉर्टन यानी कि मसल्स हमारी सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, और जो भी हमारा स्टिमुलस में चेंज हुआ है उसके रिस्पॉन्ड करती हैं। मान लो हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है,
ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट हमारा स्टिमुलस हो गया, हमारे हाथ ने सेंस किया, सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन दोनों तक पहुंची। उसके बाद वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंची, प्रोसेस हुआ, डिसीजन भी वहां बन गया। जो भी डिसीजन बना है मोटर नर्व्स की हेल्प से मसल्स तक पहुंच गया। मसल्स में प्रोटीन का जो है वो रीअरेंजमेंट हुआ मसल्स प्रोटीन का, और जो भी मसल्स है वो शॉर्टन हो गई। ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया बॉडी का। तो हाथ हमने उससे वहां पे हटा लिया। वैसे तो होता कैसे है, अगर ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मैं इसको टच करता हूं तो फटक से हटा लेता हूं। एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है इसको, लेकिन रिस्पॉन्स ये बहुत फास्ट होता है, लाइटनिंग फास्ट होता है, फ्लैश भी इससे कम स्पीड से दौड़ता है। रिस्पॉन्स हमारा ये बहुत जल्दी से होता है। जो भी हमारा नर्वस टिश्यू है वो किस तरह से एक्शन करता है यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये रिफ्लेक्स आर्क के ही सिमिलर हमारा बना है। अब इसमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो चलते हैं उसके लिए अगले पेज पर। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्लासिफाई किया जाता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको क्रेनियल नर्व्स में और स्पाइनल नर्व्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को हमें समझना है। हमारा जो स्कल है उसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, और यहां पर है क्रेनियल नर्व्स, यानी कि ऐसी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। और स्पाइनल कौन सी होंगी, जो स्पाइन कॉर्ड से हमारी स्टार्ट होती हैं। लेकिन डिटेल यहां पर दी गई है, डिटेल में इनको समझ लेते हैं। क्रेनियल नर्व से इसमें है nerves that arise from brain involved in vision, sense, smell, hearing, taste are called cranial nerves है। ऐसी नर्व्स जो हमारी अराइज होती हैं ब्रेन से, स्टार्ट होती हैं ब्रेन से, और ये विजन, सेंस, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट इन सब में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसी नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। ध्यान रखना ये ब्रेन से शुरू होती हैं। इसके बाद स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो इसमें दिया है नर्व दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट, सेंसेशन एंड स्वेट आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, शुरू होती हैं, और ये बॉडी की मूवमेंट में, बॉडी की सेंसेशन में, बॉडी की स्वेट यानी कि जो पसीना आता है उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसी नर्व्स को कहेंगे हम स्पाइनल नर्व्स। जो भी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं दोनों यहां पर डिटेल में समझ ली हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आप समझ गए होंगे। क्रेनियल ब्रेन से शुरू होती हैं, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती हैं। बहुत सिंपल डिफरेंस है ना। तो जो भी ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब प्लांट में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से कंट्रोल होता है ये समझेंगे। उसके बाद एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन को भी समझेंगे। एनिमल प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, प्लांट किस तरह से स्टिमुलस यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उसको ये किस तरह से रिस्पोंड करते हैं। दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं प्लांट के, दो तरह की मूवमेंट होती हैं प्लांट्स में। सबसे पहली है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि अचानक से जो परिवर्तन होता है, अचानक से जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा होता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ है, जो प्लांट बढ़ता है, ग्रो करता है, छोटे से बड़ा 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 होता चला जाता है, वो भी एक मूवमेंट होती है। इस वाले पेज पर इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है स्टिमुलस का वो समझेंगे। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ है, इसके बारे में समझने के लिए अगले वाला पेज हमारा है। अभी अगले वाले पेज पर नहीं चलेंगे, अभी समझते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसा करता है प्लांट स्टिमुलस यानी कि अचानक से जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है उसके प्रति। तो यहां पर पहले पॉइंट में दिया है
प्लांट यूज इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने के लिए। एक सेल से दूसरे सेल, फिर उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, सेल टू सेल यहां पर इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन का यूज करके। आगे यहां पर दिया गया है फॉर मूवमेंट सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। मूवमेंट के लिए क्या होता है, जो सेल्स है ना वो अपनी शेप और साइज को चेंज कर लेते हैं। शेप और साइज को चेंज करने का तरीका क्या होता है उनका, जो सेल में वाटर की प्रेजेंस है उसको वो कम या फिर ज्यादा कर देते हैं। पानी सेल अपने अंदर से पानी निकाल देते हैं या फिर पानी को वो अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे सेल की शेप और साइज चेंज हो जाती है। जैसे आपने टच मी नोट प्लांट, जिसको छुई मुई का पौधा कहा जाता है, उसको आपने जरूर कभी ना कभी देखा होगा। मेरे पास ये प्लांट है टच मी नोट प्लांट। अगर मैं इसकी लीव्स को इस तरह से छू देता हूं तो ये बंद हो जाती हैं, यानी कि जो भी इसके सेल्स हैं वो अपने साइज को चेंज करते हैं, जिससे प्लांट की लीव्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ये इस टच मी नोट यानी कि छुई मुई पौधे का इमीडिएट रिस्पॉन्स है। हर एक प्लांट अपने अपने तरीके से इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। छुई मुई का पौधा यानी कि टच मी नोट प्लांट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए जो भी प्लांट के सेल्स हैं वो श्रिंक होते हैं या फिर स्वेल यानी कि फैलते हैं, जिससे इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्टिमुलस यानी कि एनवायरनमेंट में हुए चेंज को। अब दूसरा चेंज क्या होता है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इसको समझना है तो मूव करेंगे इसके लिए नेक्स्ट पेज पर। प्लांट में कोऑर्डिनेशन की दो मूवमेंट्स होती हैं। एक तो होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टिमुलस का, जिसके बारे में हम पीछे वाले पेज पर एग्जाम्पल के साथ टच मी नोट प्लांट का एग्जाम्पल लेकर समझ चुके हैं। अब बारी आ जाती है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। जो प्लांट ग्रो करता है उसकी वजह से प्लांट में मूवमेंट होती है, तो ये भी होता है हमारा प्लांट में कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में अभी समझ लेते हैं इस वाले पेज पर। तो यहां पर दिया है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। क्या होती है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, इसमें है दीज मूवमेंट्स आर ट्रोपिक मूवमेंट्स, जिसमें डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी कहा जाता है। जो भी ये ग्रोथ की मूवमेंट्स हैं ये ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती हैं। अब ये किस किस डायरेक्शन में होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला फोटोट्रोपिज्म दिया गया है हमें। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। प्लांट जो है वो किस तरफ ग्रो करता है, सन की तरफ ग्रो करता है। वो आपने देखा होगा सनफ्लावर, उसका फेस हमेशा किस तरफ रहता है, सन की तरफ रहता है। तो जो भी प्लांट्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे प्लांट्स सन की तरफ ग्रो करते हैं। इसी को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। लाइट की तरफ वो ग्रो करते हैं और लाइट का एकमात्र सोर्स हमारा सन है। इसके बाद जियोट्रोपिज्म होता है। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ये हमारी अर्थ है, यहां पर अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है। प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, ग्रेविटी पुल नीचे की तरफ है, प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ है। जियोट्रोपिज्म होता है जिसमें अवे फ्रॉम ग्रेविटी प्लांट की ग्रोथ होती है, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट साइड उसकी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा जो भी प्लांट्स हैं, अगर हम उनको अर्थ में लगाते हैं, उस पर सैंड डाल देते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो है वो अर्थ के अंदर की तरफ नहीं होती, वो होती है हमेशा अर्थ के ग्रेविटी के अपोजिट यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में। इसके बाद है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म में दिया है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूम है। जो हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आप समझेंगे कि पोलन ट्यूब क्या होती है, ओव्यूम क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि केमोट्रोपिज्म में जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की, वो ओव्यूम की तरफ होती है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ये आपको याद रखना। डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। आगे यहां पर है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो ग्रोथ टुवर्ड वाटर। जो भी प्लांट है, प्लांट की रूट्स आपने देखी होंगी कितनी दूर दूर तक फैली होती हैं। प्लांट की जो रूट्स हैं वो पानी की खोज में, पानी की वाटर की सर्च में बहुत दूर दूर तक वो फैली होती है। जिस तरफ पानी ज्यादा होता है उस तरफ वो ज्यादा
ग्रो करती हैं, यानी कि पानी की तरफ प्लांट जो है वो ग्रो करता है, पानी जिस तरफ उसे मिलेगा उसी साइड में वो ग्रो ज्यादा करता है। आगे यहां पर हमें कुछ एक पॉइंट में और दिया है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ऊपर वाली वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये जो आगे के ग्रोथ हो रही है प्लांट की, इसे कहा जाता है गाइस टेंड्रिल्स। अब यहां पर टेंड्रिल्स के लिए हमें दिया गया है द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। जो भी आपको ये टेंड्रिल दिखाई दे रही है, अगर इनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, लेकिन अगर इनके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट से दूर होने पर जो टेंड्रिल है उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट पास होने पर ग्रोथ स्लो होती है। जो भी प्लांट में कोऑर्डिनेशन होता है वो हमने डिटेल में समझ लिया है, दोनों टाइप में उसको समझ लिया है। तो अब बारी आ जाती है जो भी हम ह्यूमंस हैं उनमें हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हमें डिस्कस करना है। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पेज पर। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, इस चीज को सबसे पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। सो इसमें दिया है दे आर द केमिकल मैसेंजर, दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स थ्रू द एनवायरमेंट। जो भी हॉर्मोन्स होते हैं ये प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। जो भी हॉर्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी कि केमिकली इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफर करते हैं। जो भी हॉर्मोन्स हैं उनका काम हेल्प करना होता है। किस किस चीज में हेल्प करना होता है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें हॉर्मोन्स भी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें प्लांट हॉर्मोन्स की, एनिमल हॉर्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले पेज पर पढ़ेंगे। इस वाले पेज पर समझ लेते हैं कि प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से हमें समझने हैं। सो टोटल 4 प्लांट हॉर्मोन्स हैं जिनके बारे में हमें समझना है। सबसे पहला है इसमें ऑक्सिन, सेकंड है जिबरलिन, थर्ड है यहाँ पर साइटोकिनिन्स और लास्ट है यहाँ पर एब्सिसिक एसिड। ये टोटल 4 प्लांट हार्मोन है। एक एक करके ये काम क्या होता है इनका प्लांट में ये समझते हैं। तो ऑक्सिन में हमें दिया है सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप्स। जो भी ग्रोइंग पार्ट होता है प्लांट में, ग्रोइंग पार्ट यानी कि जहां पर प्लांट बढ़ रहा होता है वहां पर ये सिंथेसाइज होता है, वहां पर ये बनता है। नेक्स्ट है यहां पर हेल्प द सेल टू ग्रो लोंगर। जो भी प्लांट सेल्स होते हैं उन सेल्स को बड़ा करने में ऑक्सिन हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। प्लांट क्या करता है, जिस तरफ लाइट होती है उस तरफ अपनी ग्रोथ करता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन इसी फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट की तरफ ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है। ये काम होते हैं गाइज ऑक्सिन हार्मोन के। इसके बाद नेक्स्ट है जिबरलिन। जिबरलिन हार्मोन का काम क्या होता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। जो भी स्टेम होती है, तना होता है पेड़ या फिर पौधे का, उसकी ग्रोथ में इस वाले हार्मोन का काम होता है, जिबरलिन हार्मोन का। इससे नेक्स्ट है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स में दिया है प्रमोट्स सेल डिवीजन। एक सेल से डिवाइड होके 2 सेल बन जाते हैं, इसी तरह का काम होता है साइटोकिनिन्स का। साइटोकिनिन्स प्लांट के एक सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। उससे नेक्स्ट यहां पर दिया है साइटोकिनिन्स का ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। जो भी फ्रूट्स होते हैं, हमारे फल होते हैं, सीड्स यानी कि बीज होते हैं, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में साइटोकिनिन्स हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। साइटोकिनिन्स के सिंपल 2 काम होते हैं। एक काम होता है कि सेल को डिवाइड करने का काम होता है, और दूसरा ये कंसंट्रेशन ज्यादा फ्रूट और सीड्स में इसका होता है। नेक्स्ट यहां पर हमारा लास्ट वाला हार्मोन होगा एब्सिसिक एसिड। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अगर किसी प्लांट में वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसमें क्या होगा, कोस विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो उसकी पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। अगर पानी उसे कम मिलेगा तो स्ट्रेस हार्मोन बहुत सारा एब्सिसिक एसिड प्लांट में बनता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, ताकि जो भी पानी पौधे के पास है, प्लांट के पास है, उसका लॉस ना हो पाए। आगे यहां पर है इनहिबिट्स ग्रोथ है। अगर एब्सिसिक एसिड जो भी ये हार्मोन है ये ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है तो जो भी ग्रोथ है ना प्लांट की वो बहुत
स्लो हो जाएगी। ये बाधा करता है प्लांट की ग्रोथ में। जो भी प्लांट के 4 हार्मोन्स थे, हमने डिटेल में उनको समझ लिया है, कौन कौन से होते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं, ये भी हमने समझ लिया है। तो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब बारी आएगी एनिमल हार्मोन्स की, उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। प्लांट हॉर्मोन्स के बाद एनिमल हॉर्मोन्स की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो एनिमल हॉर्मोन्स में हॉर्मोन्स का निर्माण करते हैं, हॉर्मोन्स को बनाते हैं। इसमें दिया है दीज ग्लैंड्स सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं ब्लड में, यानी कि ब्लड में वो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। हॉर्मोन्स कहां पर बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। उसके बाद वो उनको ब्लड में छोड़ देते हैं। सिंपल वे में इस तरह से हम कह सकते हैं। अब कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होती है, और जो भी हॉर्मोन्स होते हैं उनके फंक्शन यानी कि काम क्या होते हैं, टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं। इस तरफ हॉर्मोन्स लिखे गए हैं, इस वाले में लिखा गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी लोकेशन कहां पर है और उनके फंक्शंस यानी कि काम क्या क्या हैं ये भी मेंशन इस टेबल में किए गए हैं। सबसे पहले हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मिड ब्रेन में होता है। जब हम ब्रेन का डायग्राम देख रहे थे तो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है ये आपको बताया था। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहां पर होती है? मिड ब्रेन में होती है। पता होगा आपको, ये बात हमें ब्रेन वाले उसमें पढ़ चुके हैं। अब जो भी हमारा ये ग्रोथ हार्मोन है इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, यहां पर दिया है फंक्शंस में रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी है हम ह्यूमंस हैं इनकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में यानी कि बढ़ोतरी में और विकास में ये हेल्पफुल होता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। बहुत सिंपल है, ग्रोथ जो भी है वो इस वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन मिड ब्रेन में होती है। फंक्शन यहां पर आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर थायरोक्सिन हार्मोन की। थायरोक्सिन हार्मोन कहां पर होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्लैंड कहां पर होता है? हमारी लोकेशन कहां पर होती है इसकी? थ्रोट यानी कि गले में होता है। ये जो भी ये थ्रोट में थायराइड ग्लैंड होता है ये थायरोक्सिन का सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन का निर्माण करता है और इसका काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बॉडी में फैट की क्वांटिटी, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, प्रोटीन की क्वांटिटी, उसको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन है। बाकी चीजें कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है? थायराइड से। और इसकी लोकेशन कहां पर होती है थायराइड की? थ्रोट यानी कि हमारे गले में। नेक्स्ट यहां पर है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन जो है ये एड्रीनल एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है और ये एड्रेनलिन जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, इसी एड्रीनल की लोकेशन कहां होती है? अबाउ बोथ किडनीज। जो भी हमारी किडनीज होती है ना उनके ऊपर, छोटे छोटे दोनों किडनीज के ऊपर ये होते हैं और इनका काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। जो भी हमारे ये एड्रेनालाइन हार्मोन है इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, यानी कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का काम होता है, हार्ट बीट को मैनेज करने का काम होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों को ये मैनेज करता है। अभी इस वाले पेज पर हमने 3 हार्मोन पढ़े हैं, वो कहां पर होते हैं, कौन से ग्लैंड से उनका सीक्रेट होता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सारी चीजें हमने इस वाले टेबल में समझी। लेकिन अभी कुछ हार्मोन्स और भी बचे हैं, उनको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट एनिमल हार्मोन होता है यहां पर इंसुलिन। इंसुलिन कौन से वाले एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है? पेंक्रियाज से ये रिलीज होता है और पेंक्रियाज की लोकेशन कहां पर होती है? बिलो स्टोमक यानी कि हमारे पेट के
निचले हिस्से की तरफ है। और जो भी ये इंसुलिन है इसका फंक्शन यानी कि काम क्या होता है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स है। इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना, उनको मेंटेन रखना, ये काम होता है इंसुलिन का। अब बात करेंगे दो सेक्स हार्मोन्स की, जो मेल में होता है, एक होता है फीमेल में। तो सेक्स हार्मोन में यहां पर है टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ मेल्स में होता है यानी कि पुरुषों में होता है। ये कौन से एंडोक्रीन ग्लैंड से रिलीज होता है, टेस्टिस से ये रिलीज होता है। इसी तरह से जो फीमेल्स हैं उसमें एस्ट्रोजीन ये हार्मोन होता है, फीमेल्स में ये सिर्फ होता है, सिंपल वे में याद रखना है आपको, टेस्टोस्टेरोन ये मेल्स में होता है, एस्ट्रोजिन ये होता है फीमेल्स में। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में होता है और एस्ट्रोजिन ये ओवरीज में होता है। टेस्टिस और ओवरीज के बारे में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको पता चलेगा। अभी आप ये याद रखो कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में, एस्ट्रोजिन ये ओवरीज में होता है। जो भी इनकी लोकेशन होती है, इन टेस्टिस और ओवेरीज की एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं ये, इन ग्लैंड्स की लोकेशन कहां पर होती है, लोअर एब्डोमेन एरिया, जो हमारा पेट है उसके नीचे की तरफ ये होते हैं। इसके बाद इनका काम क्या होता है, चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी में इनमें चेंजेस आते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर में सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद लास्ट हार्मोन यहां पर है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहां पर होती है, ये मिड ब्रेन में होता है। और मिड ब्रेन में इसका काम क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन का, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन से रिलीज करने के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करता है, ये प्रेशर बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर कि वो हार्मोन्स रिलीज करे। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। और उससे करवाता कौन है, रिलीजिंग हार्मोन उससे करवाते हैं रिलीज ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाती है। जो भी एनिमल हार्मोन्स थे सारे के सारे, सातों के सातों एनिमल हार्मोन्स हमने डिटेल में समझ लिए हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से वे रिलीज होते हैं, और जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी लोकेशन क्या होती है, और जो भी हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। डिटेल में सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब अगर मान लो हमारी बॉडी में हार्मोन्स कम हो जाएं या फिर हार्मोन्स ज्यादा हो जाएं, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये समझने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। एनिमल हॉर्मोन्स में ही आगे यहां पर दिया है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हॉर्मोन्स शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हॉर्मोन्स हैं वो सही क्वांटिटी में रिलीज होने चाहिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी हो गई तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर कम क्वांटिटी है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहां पर दिया है द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट इन आवर ऑन आवर बॉडी। अगर एक्सेस यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में हार्मोन्स हैं या फिर डेफिशिएंसी यानी कि कम क्वांटिटी में हार्मोन्स हैं, दोनों चीजें हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं हमारी बॉडी पर। इसमें दिया है द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड एंड रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म डिसाइड करता है कि जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनकी टाइमिंग क्या होगी और उनका अमाउंट क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में हार्मोन्स रिलीज होंगे और उनकी टाइमिंग कौन मैनेज करता है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, क्वांटिटी और टाइम हार्मोन्स के रिलीज होने की। बिल्कुल सिंपल चीजें यहां पर हमने समझी। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स ज्यादा होने पर या फिर हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होने पर क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। जैसे यहां पर हमें दिया है डायबिटीज। डायबिटीज आपने नॉर्मली बहुत सारे लोगों को सुना होगा। क्या होता है डायबिटीज, इन दिस ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज। जो ब्लड शुगर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इसका रीजन क्या होता है, यहां पर दिया गया है कोस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। हमारी बॉडी में जो शुगर है उसके लेवल को मैनेज कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो शुगर लेवल
बढ़ जाता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है, तो उसके ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, उसमें इंसुलिन हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू उसको इंसुलिन हार्मोन दिए जाते हैं ताकि शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल इसी तरह से गोइटर भी होता है। गोइटर में जो नेक है वो स्वेलो हो जाती है, नेक जो है वो सूज जाती है, बड़ी सी हो जाती है, तो गोइटर को स्वोलन नेक भी कहा जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, यहां पर दिया गया है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जो गोइटर है, स्वोलन नेक है, वो किस वजह से होती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो जाती है। और आयोडीन के बारे में यहां पर दिया है, आयोडीन एसेंशियल फॉर थायरोक्सिन रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड है। जो भी थायरोक्सिन हार्मोन है उसको रिलीज होने में आयोडीन हेल्प करता है। अगर आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में होगी तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, कम रिलीज होगा। इस वजह से गोइटर हो जाता है, यानी कि नेक जो है वो सूज जाती है, स्वेलो हो जाती है। अब इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है? ट्रीट करने का एक ही तरीका है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है तो हमें ऐसे सोल्ट का यूज करना चाहिए जिसमें आयोडीन की क्वांटिटी सही हो। तो ट्रीटमेंट में भी लिखा गया है कंज्यूम आयोडाइज सोल्ट, हमें आयोडाइज सोल्ट का यूज करना चाहिए, उसी को कंज्यूम करना चाहिए अपने फूड्स में। जो भी हॉर्मोन्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, सही क्वांटिटी में सही टाइम पर उनका रिलीज होना बहुत जरूरी होता है। अगर सही टाइम और सही क्वांटिटी में रिलीज नहीं होंगे तो कई सारे हार्मफुल अफेक्ट हो सकते हैं एनिमल बॉडी पर। ये हमने यहां पर समझ लिया है। अब जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो कहां कहां पर होते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट फाइनली आ जाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो भी मेल हैं और फीमेल हैं उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन कहां कहां पर होती है। इस तरफ ये हमारे पास एक मेल है और ये फीमेल है। जो भी मेल है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स और फीमेल में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दोनों में लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की सेम जगह पर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मिड ब्रेन में होता है मेल में, और फीमेल में भी पिट्यूटरी ग्लैंड मिड ब्रेन में ही होता है। बिल्कुल इसी तरह से हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये भी कहां पर होता है? मिड ब्रेन में होता है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड फीमेल में भी मिड ब्रेन में ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, ये होता है नेक में, थ्रोट में, यानी कि गले में, दोनों में, फीमेल में भी और मेल में भी। इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड की बात करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड आप देख सकते हो ये किडनियां हैं, राजमा जो होती है हमारी उसकी शेप की तरह ये किडनियां होती हैं। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो ट्राइंगुलर समोसा सा रखा हुआ है छोटा, ये हमारे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक होता है, ठीक है। एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये हो गए हैं फीमेल के। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर आप देखोगे तो मेल में भी आपको ये दिखाई दे जाएंगे। एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, सॉरी मैंने पैंक्रियाज कर दिया है। एड्रिनल ग्लैंड्स एक ये रहा और एक ये रहा, दो ग्लैंड्स होते हैं, दो मेल में दो फीमेल में। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। जो ऊपर की तरफ जो है ये तो हो गए एड्रिनल ग्लैंड्स। यहां पर जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, बिल्कुल सेम मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। ये होता है गाइज यहां पर पैंक्रियाज है, मेल में भी और फीमेल में भी। इसके बाद जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो मेल के अलग और फीमेल के अलग होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो यहां पर है टेस्टिस, ये सिर्फ मेल में होता है। यहां पर आप देख सकते हो इनकी लोकेशन है पेट से नीचे वाले हिस्से की तरफ है। इसके बाद ओवरीज की बात करें तो ये भी जो फीमेल है ये सिर्फ फीमेल में होता है। टेस्टिस ग्लैंड जो है वो मेल में होता है, ओवेरीज जो है ये फीमेल में होता है। तो ओवेरीज की लोकेशन कहां पर है ये देख सकते हो, यहां पर ये हैं ओवेरीज। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे मेल में फीमेल में सभी की लोकेशन हमने डायग्राम से भी समझ ली है। यही था हमारे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट।
इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा इस चैप्टर की जो सेकंड वाली वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।